It is the state of body state of complete physical, mental, social, and absence of disease or infirmity infirmity ठीक है। सेकंड है पर्सनल एंड कम्युनिटी issues related to health। पहला पॉइंट, our immediate environment and society in which believe play a crucial role in deciding our health। Second point, the environment include physical environment, thus health is at risk in case of a natural calamity such as cyclone or drought or earthquake। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी। सर सर ये वी लिव ये प्ले एंड उसके बाद क्या लिखे सर? crucial role, play a crucial role in deciding our health। क्रूशियल रोल सर? हाँ, मतलब सर क्रूशियल रोल का क्रूशियल का मतलब क्या? इम्पोर्टेंट रोल।
इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी है, ठीक है, वो हमारे हेल्थ कैसा रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसाइड करता है आवर हेल्थ का। जैसे सपोज मान लो किसी एरिया में रह रहे हो, वहाँ का एनवायरमेंट एंड सोसाइटी दोनों डिपेंड कर जाता है कि तुम्हारा हेल्थ वहाँ का कैसा होगा। अगर वो वेल वेल मैनर्ड होगा, या फिर सैनिटाइजर, या फिर बोल सकते हैं क्लीनिंग का जो व्यवस्था वो सही होगा, जो भी मतलब वेस्ट है उसका ड्रेनेज का अगर सही रास्ता होगा तो फिर हमारा हेल्थ सही रहेगा। नहीं तो अगर मान लिया सोसाइटी के अंदर रहेगा, जो भी कचरा वगैरह वहीं पे रहेगा, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी खराब होगा और हमारा सोसाइटी हेल्थ भी खराब होगा। तो वही बोलता है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी दोनों डिपेंड कर जाता है हमारा हेल्थ, हमारा हेल्थ डिसाइड करता है वही दोनों। ठीक है, पहला पॉइंट वही है। दूसरा पॉइंट है द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जो होता है मतलब नेचुरल कैलामिटी सच है, जैसे बोलते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब होने से हमारा जो हेल्थ है, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है। ठीक है ना, कहीं 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 इफेक्ट होता है उस चीज से हेल्थ को, तो वही फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट इमीडिएट जो हमारा हेल्थ को डिसाइड करता है, और फिजिकल इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए, तब हम लोग का जो हेल्थ है वो सही रहेगा। ये भी चीज है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी फटक से। सर हो गया नोट। सर क्या दिख रहा है ना सबको? हाँ सर बोलो। हाँ बोलो बोलो। केस ऑफ नेचुरल उसके बाद क्या लिखे हैं? नेचुरल कैलामिटी है, CALAMITY, कैलामिटी सच है साइक्लोन और ड्राउट। दिख रहा है ना? हट जाए, दिख रहा है ना? यस सर डालेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। नेचुरल कैलामिटी सच है साइक्लोन और ड्राउट होगा, सॉरी टी छूट गया है, एंड और अर्थक्वेक। तो नोट हो गया। नोट हो गया ना सबका? ठीक, तो मिटाते हैं। इसमें है छोटा सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप वर्ड थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, वो थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, थोड़ा सा हम बड़ा लिखने का कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है चलो ये वाला पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, पब्लिक क्लीननेस। ठीक है, क्योंकि ये हम पहले बता दिए हैं, तो डायरेक्टली हम लिखे हैं। इसका एग्जांपल में वही सब होगा, ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही से होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वेस्ट है उसको मतलब कोई भी अगर वेस्ट है तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, कचरा जमा नहीं करना पड़ेगा। मतलब सिंपल है कि जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है ना, ठीक है, वो आता है ना कचरा लेने वाला, वो सब इसी में पब्लिक क्लीननेस में आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल उसको कभी वैसा एग्जाम्पल से समझाना पड़े तो वो सब एग्जाम्पल तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है,
सर बोलो। थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? गुड Good economic condition and jobs should be readily available to all individuals for buying food and medicines and other articles for healthy living. Next है social equality and harmony harmony are necessary for individual health. चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद लिखना है पॉइंट, ठीक है, इसमें नहीं आएगा तो इसलिए छोड़ रहे हैं। चलो इसको लिखो। सर आप लास्ट पॉइंट में सोशल इक्वलिटी एंड क्या लिखे? हार्मोनी है, HARMONY, हार्मोनी। सर कंप्लीटेड। हो गया? किसी को इसमें कुछ पूछना, कोई पॉइंट में कोई भी पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे भी पिछले क्लास हम इसको डिस्कस किए ही थे। ठीक है, सोशल के साथ में ही अभी लिखना है, तो सोशल के साथ में लिखना। सोशल, ऐसे सोशल को हम नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग साथ में लिखेंगे।
लिखिए सर। हो गया? इसमें कुछ पूछना किसी को? देखो सोशल के साथ में ये सब पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ स्टार दिए हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। वो एरो कर देंगे तो वो नया पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अभी तक में, ठीक है? मिटा रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज, उसको भी समझेंगे। आज समझते हैं थोड़ा। ठीक है, आज डिजीज होता क्या है, उसका टाइप्स वगैरह, एलर्जी वगैरह समझेंगे, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज का सिंपल है कि जो बॉडी का स्टेट है, अगर उसमें किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट बोल सकते हो, एबनॉर्मलिटी बोल सकते हो, ठीक है, और माल फंक्शनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर उस स्टेट में किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज आ जाए या इम्पेयरमेंट हो जाए या माल फंक्शनिंग हो जाए तो उसको हम बोल देंगे क्या? डिजीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि डिजीज जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। मतलब देखो कह सकते हैं, एक और चीज है कि एनी चेंजेस ऑफ बॉडी स्टेट, ये भी एक है कि एनी चेंजेस ऑफ बॉडी स्टेट। अगर मान लिया फिजिकली हम फिट है, मेंटली हम फिट है, सोशल हमारा बहुत अच्छा है, सोशली हम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं वगैरह, जो है वो तीनों स्टेट में किसी भी तरह का चेंजिंग आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि डिजीज। अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई चेंजिंग होगा तो डिजीज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक पुअर हेल्थ, डिजीज फ्री, हेल्दी, सब हम लोग समझ चुके हैं। बट यहाँ डिजीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, ठीक है। सपोज दैट मान लिया जाए कि हमारा बॉडी का जो स्टेट, हम बोलते हैं स्टेट, हमारा का जो बॉडी का जो स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, उसमें अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिजीज। तो ये एबनॉर्मलिटीज है क्या, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटीज क्या है उसको एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। अगर जैसे मान लिया कोई बॉडी का फंक्शन है, वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, अगर वो किसी तरह, किसी कारण से, ठीक है, कोई भी रीजन कोई भी हो, ठीक है, अगर वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हुआ या उसके मैकेनिज्म में एबनॉर्मलिटीज आया, ठीक है, माल फंक्शनिंग हो गया या इम्पेयरमेंट हो गया, उसी को हम लोग बोल देंगे डिजीज। मतलब यहाँ पे अगर ये तीनों वर्ड्स का मतलब समझे तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन को किसी भी तरह का अगर चेंजिंग हो रहा है और उससे जो एबनॉर्मलिटीज हो रहा है अगर होगा तो वही क्या कहलाएगा? डिजीज कहला जाएगा, ठीक है। अब देखो डिजीज भी जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइप का है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि सपोज दैट हमारे बॉडी में, ये सब कोई जान रहा है, ये थोड़ा फैमिलियर है, तुम लोग सबको इस चीज के बारे में सुने हो, जानते हैं, तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन में, उस पर्सन में जो शुगर लेवल बॉडी का होता है वो मेंटेन होता है किसी फंक्शनिंग से। जैसे फंक्शनिंग क्या होता है, हमारे बॉडी में पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है?
इंसुलिन नाम है। अगर ये प्रॉपरली निकल रहा है तो ब्लड में अगर शुगर का लेवल, ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ता है तो ये इस पे ब्लड पे एक्ट करके उसको घटा देता है। सपोज दैट कि किसी का ये इंसुलिन निकलना बंद कर दिया। इंसुलिन निकलना बंद करने का मतलब पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाज जो है वो ये रिलीज करता है। अगर पेनक्रियाज जो अगर काम करना बंद कर देगा तो इंसुलिन का निकलना बंद, और अगर इंसुलिन का निकलना बंद हो जाएगा तो वो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये हमारा अभी नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसमें किसी तरह का, जैसे देखो क्या होता है कि पेनक्रियाज है तो इंसुलिन है, अब इंसुलिन है तो वो ब्लड का शुगर का लेवल को मेंटेन कर रहा है, अब पेनक्रियाज ही काम नहीं कर रहा, यहाँ आ गया माल फंक्शनिंग, या ये बोल सकता है कि एबनॉर्मलिटीज है, पेनक्रियाज का प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाए जिसके कारण इंसुलिन का रिलीजिंग इफेक्ट हो रहा है और ये ब्लड शुगर कर दे रहा है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो ना वो डिजीज है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि बॉडी का कोई भी स्टेट, नॉर्मल कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो रहा है, उसमें किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट समझ लो या एबनॉर्मलिटी समझ लो, अगर वो हो रहा है तो डिजीज कहला रहा है। अब हम लोग मेनली, अब तो समझ गए होंगे। अब हम लोग, क्योंकि देखो इसका 2-3 डिफिनेशन है, वो दोनों तीनों हम लिखवा देंगे, ठीक है, ताकि अगर चेंज करके भी आए तो तुम लोग को दिक्कत ना हो। अब हम लोग आगे आते हैं, डिजीज कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है। तो मेन हम लोग को जो इस पूरे टॉपिक में, पूरे सिलेबस में कवर करना है वो है 2। एक बोलते हैं कम्युनिकेबल, जिसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस। क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। चलो, इसका मतलब से ही तुम लोग को पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है। कम्युनिकेबल का मतलब या इन्फेक्शियस का मतलब जो एक दूसरे के थ्रू वो फैल जाएगा। अभी हम लोग लड़ रहे हैं ना कोरोना से, पेंडेमिक हो गया। ये पेंडेमिक क्यों? देखो डिजीज का बहुत सारे टाइप है, कोई इपिडेमिक होता है, कोई पैंडेमिक होता है। अच्छा, पैंडेमिक कहने का मतलब क्या? ये कंट्री टू कंट्री स्प्रेड हो रहा है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कोरोना अभी चल रहा है। ये पैंडेमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंट्री टू कंट्री, पहले चाइना में था, फिर चला गया लंदन, फिर लंदन से यहाँ आ गया, या फिर बोल सकते हैं अमेरिका से यहाँ आ गया, जो भी है, जैसे भी है। ऐसे तो जो एविडेंस है वो बोला जा रहा है कि चाइना से स्प्रेड हुआ, वो लंदन यूएसए में फैला, फिर लंदन से बोलता है कि नहीं, यूएसए या लंदन से भारत में एंटर कर गया, ठीक है। तो देखो, एक चाइना में था, चाइना से फिर कहाँ चला गया? यूएसए, यूएसए को ही ले लेते हैं, ठीक है। यूएसए के बाद कहाँ आ गया? भारत। तो देखो कंट्री टू कंट्री ये स्प्रेड हो रहा है, तब ना ये महामारी कहलाया। इसलिए ये देखो टाइप ऑफ डिजीज में भी बहुत है, एक इपिडेमिक है, एक पैंडेमिक है। इपिडेमिक में क्या होता है? इपिडेमिक में क्या होता है कि जैसे मान लो कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, मान लो चाइना है, ठीक है, वहां पे कोविड स्टार्ट हुआ और वो पूरे चाइना में फैल गया, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या हुआ? फैल गया पूरा अदर कंट्री में, ठीक है। एपिडेमिक को एक और जगह से समझ सकते हो कि सपोज दैट मान लिया जाए तो कि कोई कंट्री है, वहां पे एक एरिया ए है, वहां पे कोई डिजीज फैला, अब ये एरिया ए से एरिया बी चला गया, मतलब वहीं पे रह रहा है बट एरिया वाइज इन्फेक्टेड कर रहा है, तो वो होता है एपिडेमिक। जैसे कॉलेरा वगैरह क्या है? एपिडेमिक था। प्लेग क्या था? प्लेग भी पैंडेमिक था, ठीक है, जो कि 1920 में आया था। अभी 2020 में कोरोना है, 100 साल के बाद कुछ ना कुछ इस तरह का महामारी आ जा रहा था, ये बहुत ऐसा लोग बोलते हैं और न्यूज भी है, जो भी है। तो हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। ये हो गया, तो ये भी एक तरह का टाइप बोल सकते हैं, एपिडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है। तो समझ में आ गया, पैंडेमिक मतलब कंट्री टू कंट्री, और एपिडेमिक मतलब एक एरिया से एक कम्युनिटी लेवल से नेक्स्ट कम्युनिटी लेवल पे। जैसे कॉलेरा जो है वो एपिडेमिक था, ठीक है, एक एरिया में फैल रहा है, ठीक है, उस एरिया में सीमित है, वहां फिर बाहर नहीं फैला, वो फिर धीरे धीरे वो फिर एक एरिया से फिर दूसरा एरिया, अब ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट टू अलग चला गया, वो जाएगा लेकिन बाद में, लेकिन पहले वो इस तरह से फैलेगा, ठीक है, ये चीज है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक एंड एपिडेमिक। अब यहाँ पे हम लोग मेन बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेबल। तो इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू फैलना, जो हमारा कोविड चल रहा है, ये हाईली इन्फेक्शियस है, पहला बात ये। दूसरा, ये इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये वायरस है, अगर बैक्टीरिया रहता तो इसको हम लोग खत्म कर देते अभी तक में, ठीक है, उसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों। बैक्टीरिया रहता, लेकिन वायरस है, इसको क्योंकि इस वायरस को मारना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है,
कोई वैसा दवाई नहीं है जो इसको मार सकते हैं। हाँ, इसके देखो इस कोई भी वायरल डिजीज है वो ठीक कैसे होता है, तो जब हम लोग उसको दवाई इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो उसका जो मैकेनिज्म है उसको वो स्टॉप करने का कोशिश करता है, और वो हद तक स्टॉप कर देता है, उसका मैकेनिज्म स्टॉप करता है, जो रेप्लिकेशन वगैरह है वो सब स्टॉप कर देगा, वो डिजीज खत्म हो जाएगा। लेकिन वायरस को मारना बहुत डिफिकल्ट है, बैक्टीरिया को मारना इजी है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो एंटीबायोटिक खाओ वो खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी एक नया निकला है ना, देखो फिर से एक चाइना में बोलता है बुबोनिक प्लेग बोलता है, वो क्या करता है पूरे बॉडी का लिम्फ को जो है वो पूरा स्वेल कर देगा। वो खतरनाक है, लेकिन वो पैंडेमिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको मतलब मारना इजी है, बैक्टीरियल है, दवाई खाएगा दवाई खाएगा वो बैक्टीरिया अंदर में मर गया, या फिर जो मतलब जो भी पैथोजन बैक्टीरिया ही पैथोजन है वो मर जाएगा। लेकिन उसका एक खतरनाक चीज क्या आया है सामने कि अगर ये 24 घंटा के अंदर उसको डिटेक्ट करके दवाई नहीं दिया गया तो अगला 24 घंटे के बाद आदमी डेथ कर जाएगा। इसलिए ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी को मतलब बोल रहा है कि नहीं ऐसा है। उसमें कहता है लिम्फेटिक वेसल्स, हमारे बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स है, उसमें स्वेल करके वो बाहर निकल जाता है, मतलब हमारे बॉडी में होल करके वो बाहर एकदम घाव की तरह बाहर निकल जाता है, और हम लोग नॉर्मल घाव समझते हैं। ठीक है, उसमें फीवर वगैरह आता है। ठीक है, उसको मारना इजी है, अगर पता चल गया तो तुरंत मार, अगर लास्ट टाइम पे भी पता चलेगा तो दवाई देगा आदमी मर जाए, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दिया, उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ना उसको मार सकते हैं, वो सेल को मारना इजी है, लेकिन वायरस को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मुश्किल है। इसीलिए वैक्सीन वगैरह का वेट हो रहा है। ठीक है, जो भी है, चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कम्युनिकेबल, हम क्या था कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस, तो मोस्टली जो डिजीज है इन्फेक्शियस वही डिजीज होता है जो एक दूसरे से फैलता है, और वो होता है माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स के थ्रू अगर फैलता है तो वो कम्युनिकेबल है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, ये वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड भी वायरल है, 7 दिन रहता है, बुखार होता है, सर्दी खांसी, और इतना ज्यादा हाईली कम्युनिकेबल है कि अगर किसी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड है, उसमें भी एकदम नॉर्मल, मतलब बोला जाता है कि उसमें नॉर्मल बुखार आता है, खांसी होता है, सोर थ्रोट, मतलब अभी जो कोविड का लक्षण है वही ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें रेस्पिरेशन को इफेक्ट नहीं करता। इसमें क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इफेक्ट करता है, इसलिए आदमी मर भी जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो वायरस है, वायरस कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है कि किसी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर तुम गलती से पेन भी यूज कर लोगे ना तो वो हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्टेड है। इसीलिए कुछ कुछ चीज को अपना पर्सनल ही मतलब यूज करना चाहिए, जैसे टॉवेल वगैरह है, रुमाल वगैरह है, ये सब पर्सनल, क्लॉथ्स वगैरह पर्सनल ही यूज करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी का नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे तो कॉमन कोल्ड बहुत रेयर होता है, अगर हुआ तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, फिर वही 7 दिन पूरा बुखार, पूरा सर्दी खांसी, पूरा ठंडा वाला बुखार आता है, तो ये इन्फेक्शियस मतलब एक दूसरे से फैल रहा है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग अलग है कि कैसे वो फैलता है, कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, वाटर के थ्रू जा सकता है, एयर के थ्रू जा सकता है। अच्छा, तुम इसका बताओ किस फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से पहले सर एयर कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट तो ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट इसीलिए है कि हाथ वगैरह मिलाते हैं हम लोग, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जो भी है वगैरह, बट ये एयर के थ्रू भी फैलता है, इसीलिए बोला गया है कि मास्क पहन के रहने का। ठीक है, मास्क पहन के रहेंगे तो वो जो भी वायरस का, क्योंकि क्या होता है कि आदमी जब बोलता है या छींकता है ना, तो उसमें अप्रॉक्स अभी सर्वे किया गया है कि एक छींक में 4000 ड्रॉपलेट्स मुंह से निकल जाता है, वो लिक्विड, और उसी लिक्विड में वो वायरस प्रेजेंट है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, और इनहेल करने से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मतलब कि कैसे कैसे लेवल पे हो जाता है, मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे मतलब वो इंटर करता है, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटर का एक मतलब कि पाथ है, सब जगह से इंटर नहीं करता है। ठीक है, बोलता है कि हाथ है, हाथ से इंटर कभी नहीं करता, हाथ में प्रेजेंट होगा, अगर कोरोना की बात करें तो हाथ में प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या बोलता है कि बार बार नाक, आंख, कान वगैरह, मुंह वगैरह नहीं छूने के लिए, क्योंकि अगर इसमें होगा, ठीक है, तो उसको छूने से हमारा इंटर कर जाएगा। इसलिए बोलता है कि बीच बीच में 1 घंटे के अंतराल पे आप 20 या 30 सेकंड तक आप हाथ धोते रहिए, क्योंकि उससे जो ये है वायरस का जो है वो मर जाता है। ऐसा
सैनिटाइजर करते रहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, तुरंत फैल जाएगा। वही मेन है, एयर के थ्रू वो फैलता है, इसलिए बोलता है मास्क पहन के चलिए। बाकी बार 2 गज का दूरी इसलिए बोलता है क्योंकि मान ली कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे ड्रॉपलेट्स तो निकलेगा ना। 2 गज का दूरी इसलिए क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स होता है 2 मीटर या 2.5-3 मीटर, सॉरी 6 मीटर बोलता है, या 2 फीट 3 फीट क्यों दूर रहने बोलता है, क्योंकि उतना वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा, वो ड्रॉपलेट बीच में ही गिर जाता है, इसीलिए बोलता है वो दूर रहने के लिए। क्योंकि अभी चल रहा है तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए कोरोना से डरना नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है। ऐसे भी डिजीज का बोला गया है कि किसी भी डिजीज को होने से अच्छा है उसको प्रिवेंट करे, बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर कर लेते हैं ना, बात खत्म। मान लिया हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर गए हैं, ठीक है, हम बाहर गए हैं, हमको डर है हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, घर में आके अच्छे से पैर हाथ साबुन से धोना है, ठीक है, मुंह कान वगैरह साबुन से धोना है, फिर गर्म पानी वगैरह पीने से जो है, क्योंकि वो सब लेने से वो ठीक हो जाता है, तो डरना नहीं है। हाँ, कुछ कुछ प्रिकॉशन है, जैसे बार बार हम अपने बाहर जाने के बाद जब बाहर में भी रहते तो बार बार अपने आंख पे, नाक पे, मुंह पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, जो पहले हम लोग फेरते थे, तो वो थोड़ा सा है। तो 2 मीटर 3 मीटर 6 मीटर, सॉरी 2 फीट या 3 फीट का दूरी पे रहो, ठीक है, हाथ वगैरह अभी नहीं मिलाएं, और ज्यादा सट के ना चले, बात खत्म। भीड़ भाड़ वाला इलाके में भी अगर मान लीजिए कोई एरिया इन्फेक्टेड है, तो सब जगह टच करने से वो दिक्कत है। आप सब जगह टच मत कीजिए, आप सीधा नॉर्मल चलिए, बाद में आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप घर आइए, आराम से वॉश वगैरह कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये कोविड का बात है, इन्फेक्शियस इसी तरह से होता है। तो बहुत, जैसे कॉमन कोल्ड का बात बोले, या फिर अभी जो चल रहा है वो है, और बहुत सारा ऐसा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस समझते हैं ना, टीबी जो नॉर्मल बैक्टीरियल है, ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज। उसमें क्या होता है, पूरा चेस्ट वगैरह में कफ भर जाता है और उसको गलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट टीबी से पहले मरता था, लेकिन अब नहीं मरता, कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आ गया है, ठीक है। डॉट्स का प्लान बोला जाता है, पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत सारा मतलब ऐड आया कि डॉट्स का प्लान फ्री देता है सरकार, तो ये 100% ठीक हो जाता है। तो अगर मान लो वो भी इन्फेक्शन है, क्योंकि कफ में रहता है, ठीक है। अगर कोई आदमी छींकता है तो उससे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरियल है, तो उसको मतलब ठीक करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उसका सरकार वगैरह बहुत सारा, जैसे पोलियो वायरस, पोलियो डिजीज है, ठीक है। पोलियो जो है इन्फेक्शियस नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस, लेकिन वो अटैकिंग का पीरियड फिर उसका है कि छोटे बच्चों को होता है, अगर हो गया तो वही लिम्स वगैरह टेढ़ा कर देता है, इस तरह से वो करता है। उसको, उसके लिए वैक्सीन निकल गया। अच्छा, कोरोना वायरस के लिए हम लोग खुद देख रहे हैं कि नहीं, हमको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको दवाई से नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि सीवियर केस में आदमी मर जा रहा है, इनिशियल केस में आदमी आराम से बच जा रहा है। देखो, ये एक ऐसा डिजीज है ना कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कुछ भी नहीं होगा, ये 110% है, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। आपको क्या करना है, थोड़ा दवाई खाना है, विटामिन सी, विटामिन ई, गर्म पानी ज्यादा लेना है, काढ़ा ज्यादा पीना है, अपने बॉडी को गर्म रखना है, ठंडा वगैरह से थोड़ा बचाना है, कोल्ड एलर्जी वगैरह में, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से जो ठंडा आ रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोग को आराम से ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सिर्फ यही सब चीज है। तो कम्युनिकेबल में सिंपल है, माइक्रोब्स के थ्रू फैलेगा, वायरस है, बैक्टीरिया, सबका अलग अलग डिजीज का नाम है। नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब हो गया कि अगर हम बगल में भी रहेंगे तो हमको नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल कैंसर, एग्जाम्पल डायबिटीज, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, मलेरिया। मलेरिया ट्रांसमिट होता है वेक्टर के थ्रू, ऐसा नहीं कि कोई मलेरिया पर्सन के बगल में बैठेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो कुछ कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है। ये अस्थमा वगैरह जो है वो भी है। तो ये 2 टाइप हो गया। इसी 2 टाइप के बारे में हमको पूरा डिटेल हम लोग को आगे पढ़ना है, बट थोड़ा सा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो समझ। कम्युनिकेबल के अलावा जो है कौन कौन सा हो सकता है, तो डेफिशिएंसी डिजीज ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, उसके बाद 5वां है जेनेटिक्स डिजीज, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि होता है डिफिशियंसी कहने का मतलब हो गया किसी चीज का कमी, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है और उसकी वजह से अगर डिजीज होता है तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, वो डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी जैसे प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वासेकर। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का कमी हो गया तो मैरास्मस। तो ये सब डिफिशियंसी डिजीज है।
थायराइड आयोडीन के डिफिशियंसी से हो जाएगा, ठीक है। अनेमिया हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी, तो आयरन कम खाते हैं तो हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, ठीक है, वो डिफिशियंसी है। तो वो हम लोग खाना खा के फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए बोलता है कि नहीं प्रॉपर वे में सारा खाना विटामिन मिनरल सब कुछ लेना चाहिए, और हरा साग सब्जी ज्यादा, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेने से हम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा हेल्थ भी स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम लोग को जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ये चीज है। उसका डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव करने का मतलब, डीजेनरेट करने का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, कोई ऑर्गन है, कोई पार्ट है, वो किसी तरह से खराब हो गया, ठीक है। अब देखो तुम लोग को स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया क्या, इंसुलिन इज अ डीजेनरेटिव, लीवर सिरोसिस इज अ डीजेनरेटिव, किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम डीजेनरेटिव। अब देखो जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर खराब होना, आखिर ऐसा क्यों, लीवर खराब होना मतलब लीवर का सेल डैमेज हो चुका है ना, तो लीवर का जो फंक्शन हो नहीं पाएगा, तुम्हारा डिजीज शो कर जाएगा। पेनक्रियाज में क्या बताया, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट मतलब जो पार्ट हार्मोन रिलीज करता है, और वो पार्ट कौन सा है, इंसुलिन रिलीज करता है। मतलब मेरे कहने वाला पेनक्रियाज का, देखो समझना, पेनक्रियाज का दो पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या रिलीज करता है, तो हार्मोन। अब इंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि इंसुलिन का बात कर रहे हैं इसलिए, पेनक्रियाज का दो पार्ट, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है इंडोक्राइन। तो ध्यान देना, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन मतलब वो हार्मोन रिलीज करेगा, क्या करेगा, हार्मोन, और एक्सोक्राइन क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, ये अलग डायरेक्शन में हेल्प आएगा। लेकिन इंडोक्राइन में जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, तो ये दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को समझना है, इंडोक्राइन में दो है, एक बीटा सेल से ये रिलीज होता है और एक अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। सपोज दैट पेनक्रियाज का अगर बीटा सेल किसी तरह से डीजनरेट कर गया, मतलब वो खराब हो गया, तो क्या इंसुलिन निकलेगा, उसी कारण डायबिटीज हो सकता है। तो हम लोग डिफिशियंसी समझ गए, डीजनरेट। अब एक लास्ट है जेनेटिक डिजीज। अब ये जेनेटिक डिजीज है क्या, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज जो होता है वो जिन में अगर किसी तरह का चेंजिंग आ गया और उसके कारण जो डिजीज हो रहा है वो जेनेटिक, जैसे एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद फिर है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब। जैसे हेमोफीलिया कॉमन तुम लोग देखे होंगे, तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो खराब कर देता है, वो जीन के डिस्ट्रक्शन की वजह से। वो जेनेटिक डिजीज को ठीक करना थोड़ा असंभव है, थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब जैसे कैंसर भी एक तरह का जेनेटिक डिजीज ही है। जेनेटिक डिजीज मतलब ऐसा नहीं कि अगर ऑफिस पेरेंट्स को तो ऑफस्प्रिंग आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बट वो जीन को ही डिस्टर्ब करके वो काउज कर देता है, कैंसर काउजिंग जो भी है वो कर देता है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एड्स कैंसर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो सब चीजें। तो जेनेटिक मतलब जिन के थ्रू, जिन अगर किसी तरह से एबनॉर्मल हो गया या उसका क्योंकि जिन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट है, डीएनए सेगमेंट में था, अगर उसका सेगमेंट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस है तो जेनेटिक डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इस टाइप का एग्जाम्पल, अब नहीं लिखा है, बट कम्युनिकेबल में कम्युनिकेट इन्फेक्शन पर्सन 1 टू दूसरे पर्सन में चले जाना, तो एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड ले सकते हो, अभी कोरोना वायरस ले सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस ले सकते हो, टीबी जो बोलते हैं। हाँ सर रिंगवर्म किस टाइप का है? हाँ, रिंगवर्म जो होता है वो तुम्हारा वो स्प्रेडिंग है, बट वो नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, रिंगवर्म वगैरह जो होता है वो हमारा बॉडी का हाइजीन पे डिपेंड करता है। गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा होता है, इचिंग वगैरह होना लगता है, क्यों ऐसा, ठीक है, क्योंकि फंगी या फिर हम बोल सकते हैं रिंगवर्म जो होता है वो जो मतलब वर्म वगैरह है, वो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देने से वो ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। देखो माइक्रोब्स का ग्रोथ का रीजन है, फंगी वगैरह जो ग्रोथ करता है उसका रीजन है, क्या रीजन है कि रीजन नहीं सॉरी कंडीशन है। कंडीशन क्या, कंडीशन है कि अगर उसको टेम्परेचर मिला और दूसरा मॉइस्चर मतलब पानी मिल गया, दोनों जहां मिला वो हो जाए। इसलिए गर्मी के दिन में जो होता है वो इचिंग वगैरह जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, दांत खाज खुजली वो सब ऐड वगैरह आता है वो सब,
ठीक है। क्यों हम लोग कपड़ा वगैरह पहने, कमर वगैरह में ज्यादा होता है। फिर क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि कमर में हम लोग बेल्ट वेल्ट लगाते हैं, उसका पसीना आ गया और टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो वो ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, वो सब रिंग वर्म है। स्केलिलेशन वगैरह, इचिंग, बहुत इंटेंस इचिंग होता है और बहुत ज्यादा वाटर मतलब अगर हम बहुत ज्यादा उसको इचिंग करेंगे, नोचेंगे, खुजाएंगे तो वो बहुत अमाउंट में पानी को रिलीज करता है। ठीक है, तो वो सब चीज है। तो वो अलग है, मतलब वो बोल सकते हो वो नॉन इन्फेक्शियस में, ऐसा नहीं कि उसको है तो इसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये है। तो इस तरह का है। तो कम्युनिकेबल समझ गए, नॉन कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी में डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट समझ गए, डिजेनरेटिव में डिजेनरेटिव ऑफ ऑर्गन या ग्लैंड या हार्मोन जो भी है, एंड जेनेटिक में जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो, जैसे हेमोफीलिया बताए, कलर ब्लाइंडनेस बताए या सिकल सेल एनीमिया बताए, ये सब जो है वो जेनेटिक के थ्रू होता है। ये है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है एलर्जी, वो हम बताएंगे। इसको बस स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें ज्यादा कुछ अभी है नहीं, एग्जांपल वगैरह बताए नहीं, तुम लोग को समझा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिए? यस सर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, एक और पॉइंट है एलर्जी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लिए, जो भी है। ठीक है, अब एलर्जी, एलर्जी क्या है समझना है इसको। ठीक है, एलर्जी देखो, जब कभी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी का, सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिविटी का केस होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वो एलर्जी है। अब इस हाइपर सेंसिटिव में क्या हो सकता है? तो रेगुलरली, आई मीन बार बार स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज, रेडनेस आई, आई मीन पूरा आंख लाल हो जाता है, आंख से पानी निकलने लगा। कॉमन क्या है कि हम लोग छींकते हैं। अब देखो एग्जांपल समझना। ठीक है, जब, अब एक और चीज है कि ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक था, बट एलर्जी होता किससे है? तो जो एजेंट एलर्जी काउज कराता है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब बोल सकते हैं एलर्जी कॉजिंग एजेंट, एलर्जी कॉजिंग एजेंट को एलर्जेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, होता क्या, हम क्या बताएं कि अगर कोई भी फंक्शनिंग में हाइपर सेंसिटिविटी का केस आ जाता है किसी एजेंट के कारण, तो वो एलर्जी, और वो एजेंट जो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत लोगों को स्किन से एलर्जी है, सॉरी सन से एलर्जी है, बहुत लोगों को डस्ट से एलर्जी है, बहुत लोगों को कोल से एलर्जी है, बहुत लोगों को फ्लावर से एलर्जी होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अरे ये फूल हमारे लिए एलर्जी है। क्यों? फूल जैसे ही आएगा वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा और हम लोग जोर जोर से छींकना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छींकना लगते हैं, नाक से पानी निकलता है, आंख से पानी निकलता है, आंख लाल हो जाता है, इस तरह का जो भी दिखेगा हाइपर सेंसिटिविटी, वो हमारा क्या हो गया? एलर्जेंस, या फिर बोल सकते हैं एलर्जी हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हम बताए कि डस्ट, सपोज दैट मान लो किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, तो क्या वो डस्ट के पास जाएगा? नहीं। जैसे ही वहां जाएगा हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करेगा और हम लोग वही छींकना, मतलब वही छींकना, रनिंग नोज, आंख से पूरा पानी, इस तरह का कुछ कुछ ऐसे। मोस्ट केस में क्या होता है? स्नीजिंग, वो अगेन एंड अगेन स्नीजिंग का जो केस होता है वो एलर्जी में ही होता है। लेकिन फिर अगर उसको वहां से, उस पर्सन को वहां से दूर कर दोगे तो वो खत्म। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि गर्मी के दिन में नहीं बोलता है, स्किन इरिटेट कर जाता है, स्किन रैशेस हो जाता है, वो भी एक तरह का एलर्जी है। ठीक है, पूरे बॉडी में रेडनेस हो जाएगा, वो भी एलर्जी है। गर्मी के दिन में ऐसा होता है तो वो एलर्जी है एक तरह से। ठीक है, तो एलर्जी समझ गया। अब इसका एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग इसको डिजीज से समझते हैं, जैसे अस्थमा एलर्जी है, डस्ट वगैरह में अस्थमेटिक पेशेंट को ले जाओ, देखो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, पूरा हाफना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज है। उसके बाद फिर है तुम्हारा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस वो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि वो मतलब उसमें ऑक्सीजन वगैरह, डस्ट वगैरह चला गया तो उसमें ब्रोंकाइटिस में जो मतलब पानी वगैरह भर जाता है लंग्स के अंदर में, वो भी, वो कोल्ड एलर्जी है, वाटर एलर्जी बोलते हैं, या स्किन एलर्जी है वो भी है।
तो यही है तुम्हारा एलर्जी, या फिर बोलते हैं जो कॉजिंग जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है उसको एलर्जेंस बोलते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी का जब भी केस आएगा तो ये। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिव जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के कहीं कभी कभी किसी किसी केस में हाइपर सेंसिटिविटी कोमा में भी भेज सकता है, वो एलर्जी नहीं होता है। अब जैसे मान लो किसी पर्सन को बीपी है, क्या है, बीपी, और वो अगर ज्यादा बढ़ गया, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बीपी का केस आ जाता तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो वो अलग चीज है, वो हमारे बॉडी का या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी का वो एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, चाहे उसका कारण जो भी हो, वो एलर्जी नहीं है, वो डिजीज एक तरह से हम लोग उसको नहीं बोल सकते, पुअर हेल्थ बोलते हैं कि हाँ चलो ये केस होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात, बीपी बढ़ता क्यों है, क्या रीजन है, क्या बोलते हैं कि बीपी इस कारण से बढ़ गया। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा आदमी नमक वगैरह खाना नहीं चाहिए, ठीक, वो भी एक तरह का डिजीज ही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के केस में देखा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी का ही हो जाता है, वो चाहे कारण जो भी होता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा एलर्जी, एलर्जेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड स्किन एलर्जी इज एलर्जी, ठीक है। इसका सिम्टम्स वगैरह मैक्सिमम क्या होता है भाई, छींकना वगैरह है, अगर स्किन वगैरह में होगा तो पूरा स्किन में रेडनेस आ जाता है, रैशेस हो जाता है, इस तरह का मैकेनिज्म या फिर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। यही है टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक और टॉपिक है, समझ गए इसको हम ज्यादा लिखाए नहीं है, हम ऐसे बोल के समझाए हैं, तो जब हम इसका नोट्स लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस एक बार रीड करना, ठीक है ना, तो फिर तुमको और अच्छे समझ में आएगा। और एक और पॉइंट है जो हम बताना चाहेंगे, ठीक है ना, देखो एक और पॉइंट क्या है समझना, कि डिजीज भी जो होता है वो दो टाइप का है। एक तो हम लोग क्या डिजीज का टाइप है वो हम लोग पढ़े, और टाइप ऑफ डिजीज मतलब कैटेगरी ऑफ डिजीज, तो एक होता है एक्यूट और एक होता है एक्यूट और क्रॉनिक, और क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसमें क्या होता है, ये दो टाइप का और डिजीज देखने को मिलता है। तो एक्यूट में जो होता है, एक्यूट डिजीज में क्या होता है, वो छोटे समय तक रहेगा, ठीक है, और अगर कोई लंबे समय तक रह गया तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में वही रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज जो होता है वो क्रॉनिक में चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं हम, ठीक है, उसका रीजन है समझना, कि मान लो किसी पर्सन को कोल्ड से एलर्जी है, मतलब या फिर नॉर्मल सर्दी हो गया, ठंडा वंडा खाया, सर्दी हो गया, ठंडा वंडा खाया या ठंडा पिया, जो भी है, ठंडा चीज जो भी खाया वो हो गया, अब चाहे जो हो, तो हो गया उसको, तो कफ वगैरह निकलना, ठीक है। तो अगर वो कफ कंटिन्यूअसली 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक बन रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो क्रॉनिक स्टेज में चल जाएगा। और एक्यूट क्या है, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक रहा, फिर ठीक हो गया। तो कभी कभी देखना क्या होता है, कोई कोई पर्सन क्या होता है कि जब सर्दी होगा तो क्या बोलेगा, सर्दी में दवाई नहीं खाना चाहिए, तो वो बॉडी का वेस्ट निकल रहा है, म्यूकस वगैरह, ठीक है, 2-3 दिन, 4 दिन तक ठीक है, लेकिन उससे अगर ज्यादा हो रहा है अब जरूर दवाई लिए, वो एक एलर्जी का भी केस बनता है। कभी कभी सर्दी और खांसी वगैरह में भी एलर्जी का दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो एलर्जी है, कोल्ड एलर्जी, हम लोग कोल्ड के कारण वो एलर्जी हो रहा है, बस एलर्जी है तो एलर्जी है। बट कभी कभी जो हम एक्यूट एंड क्रॉनिक समझ रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म वो एक्यूट और लॉन्ग टर्म क्या होगा, क्रॉनिक। एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस है क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है, मिनिमम 3 महीना 6 महीना तक रह जाता है, और उसको ठीक करने के लिए हमको 3 महीना 6 महीना का कोर्स करना पड़ता है, मतलब दवाई खाना पड़ता है, इसमें कुछ करना नहीं है ना डरना है। बट डरना क्या है, बस वही है कि अगर कोई टीबी पर्सन है तो थोड़ा उससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि वो खांसेगा, उसका जो मुंह में बलगम वगैरह है, कफ वगैरह है, वो सब जब कहीं फेंकता है तो उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो कि फैलने का डर रहेगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि एक्यूट एंड क्रॉनिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक्यूट मतलब क्या समझे, शॉर्ट टाइम, एंड क्रॉनिक मतलब क्या समझे, लॉन्ग टाइम। जो लॉन्ग टाइम तक रह गया वो क्रॉनिक। और हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी कोई पर्सन है कि हाँ चलो 3 दिन 4 दिन में नहीं हुआ तो छोड़ दिया, दवाई खाया नहीं, तो हम लोग बोलते हैं अरे ज्यादा लेट मत करो, क्रॉनिक हो जाएगा तो दिक्कत, क्रॉनिक होने पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरह का एलर्जी हो गया।
ठीक है, कोल्ड एलर्जी हो गया, लेकिन जल्दी अगर ठीक हो गया तो वो एलर्जी नहीं में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि ज्यादा दिन तक ठंड मतलब सर्दी है, वो अपने आप को ट्रीट नहीं किया या फिर दवाई नहीं खाया, वो लंबे समय तक रह गया और वो अब ठीक ही नहीं होगा। ये सब भी केस आता है। तो वो क्रॉनिक एंड एक्यूट का सिंपल है, जो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा वो एक्यूट, एंड जो लॉन्ग टाइम तक के लिए रहेगा क्रॉनिक। और क्रॉनिक मैक्सिमम रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज होता है, मतलब नोज, ट्रैकिया, लंग्स वगैरह जो भी है उस तरह से वो होता है। जैसे एग्जांपल टीबी बोले, अस्थमा बोले, ये सब जो है वो क्रॉनिक रह जाता है या क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज टाइप ऑफ डिजीज पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग एक क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट के बारे में पढ़े। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको फिर लिखेंगे, फिर आगे का टॉपिक समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। थोड़ा सा आज हम लेट हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ, नो किसी को कुछ किसी को कोई और पूछना है? किसी जो भी अभी हम बोर्ड में लिखे, जो भी टॉपिक लिखे, कुछ नहीं समझ में आया तो क्लियरली पूछ सकते हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि हाँ अभी हैं, बोलो। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है तुम लोग को बता देते हैं, एनसीईआरटी में वो पॉइंट है, टॉपिक है, उसको रीड करना है। डिजीज एंड इट्स कॉज पढ़ेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर वो कैसे फैलता है। मान लिया कोई डिजीज है, हम बोलते हैं वो इन्फेक्शियस है, वो किसके थ्रू, इसके थ्रू जा सकता है। जैसे वाटर बताए, एयर बताए, फूड बताए, सॉइल बताए, इस तरह से बताया ना। ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू जा सकता है। ठीक है, किसी के मीडियम से आ सकता है, कैरियर हो सकता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिजीज एंड इट्स कॉज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे लिख के, और ज्यादा नहीं लिखाएंगे, 2 से 3 लाइन में एग्जाम्पल के साथ लिखाएंगे, जो कि तुम लोग को आसानी होगा समझने में भी, याद करने में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आगे तुम लोग रीड करके आना, और जहां तक पढ़ाए हैं, जहां तक समझाए हैं, उसको फिर से एक बार रिवाइज करके आना, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।